बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफें हैं परवरदिगार आलम के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी जबान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाजरीन, व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरखास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरा हर व्लॉग आप तक पहुंच सके। व्लॉग का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। हमारे आज के टॉपिक हैं 13 जनवरी शहीद हसन जफर आरिफ की छठी बरसी। अल्ताफ हुसैन के वफा परस्तों को इलेक्शन के निशान अलाट हो गए। तीसरा टॉपिक है हमारा अल्ताफ हुसैन के वफा परस्त आजाद उम्मीदवार ताहाल लापता। और चौथा और आखिरी टॉपिक है एमक्यूएम पाकिस्तान की जूतियों में दाल बढ़ने लगी, तंजीमी स्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा करने वाले टिकटों से महरूम हो गए। बात का आगाज करेंगे 13 जनवरी 2024 के हवाले से कि आज छठी बरसी है शहीद हसन जफर आरिफ साहब की। हसन जफर आरिफ कौन? हसन जफर आरिफ एक उस्ताद, एक फिलासफर और जालिमों से निजात और मजलूमों की दाद रसी के लिए अपनी काविशें करने वाला, जद्दोजहद करने वाला शहीद हसन जफर आरिफ कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। हसन जफर आरिफ के बारे में मुख्तसरन आपको बताऊंगी, उनकी तालीमी असनाद, उनकी तालीमी काबिलियत और उनकी जद्दोजहद के बारे में अगर किसी को जानना है तो वो विकिपीडिया पे और गूगल पे सर्च करके उनके बारे में मुकम्मल तफसीर जो है वो हासिल कर सकते हैं। हसन जफर आरिफ कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, 72 साल बुजुर्ग थे। उनकी जद्दोजहद हमेशा वडेरों जागीरदारों के खिलाफ रही है और हर उस शख्स के खिलाफ रही है जिसने किसी मजलूम पे जुल्म किया है। हसन जफर आरिफ जब भुट्टो साहब पर जाओ लग के मजालिम बढ़े उस वक्त भी हसन जफर आरिफ ने भुट्टो साहब का साथ दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे जिनको मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा था, उठाया जा रहा था, हसन जफर आरिफ उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, तहरीक चला रहे थे और जद्दोजहद कर रहे थे। इसी तरह जब बेनजीर पर बुरा वक्त आया तो यही हसन जफर आरिफ थे जिन्होंने एक शफीक बाप की तरह बेनजीर का साथ दिया और हर तरह से कदम मिला के चले। और 22 अगस्त 2016 को जब अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगी उनकी तहरीर और तकरीर पर और उनके कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल किया जाने लगा, उनको लापता किया जाने लगा। हम आपको बताते चले कि ये सिलसिला 2016 से पहले मुस्तकिल जारी था, जिसकी बिहाफ पर, जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन साहब ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एक भूख हड़ताल की जो कॉल दी थी अपने MNAs MPs को और पार्टी वर्कर्स को कि आप वहां पे एहतजाज करें कि किस तरह से हमारे कारकुनान को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, उनको लापता किया जा रहा है। तो जो वफाक से एक वफ्द आया था और वो आया यही कह के था कि वो अल्ताफ हुसैन साहब से बात करेंगे और धरने को जो है किसी अच्छी तरह से बातचीत के जरिए उनके मुतालबात को मान के धरना खत्म कराया जाएगा। लेकिन एक साजिश के तहत कुछ लोग जो पहले गद्दार थे और बाद में अल्ताफ हुसैन साहब ने उनको माफ किया और वो शामिल हुए पार्टी के अंदर और उन्होंने एक बार फिर अपना खून, अपनी असलियत दिखाई और बहुत सारे वो अल्फाज उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के मुंह में दिए और अल्ताफ हुसैन साहब शदीद गम और गुस्से का शिकार थे क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर उनके कारकुनान को उठा के मारा जा रहा था, लापता किया जा रहा था। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कुछ कलमात ऐसे अदा किए जिसके बाद उनकी तहरीर और तकरीर पे पाबंदी लगा दी। अल्ताफ हुसैन की जो तंजीमी ढांचे को, स्ट्रक्चर को संभालने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील करके, अपने जमीर का सौदा करके, शहीदों के लहू का सौदा करके उन्होंने साजबाज कर ली और अल्ताफ हुसैन को माइनस करने में अपना अहम किरदार अदा किया। उसके बाद जब इस तरह के हालात मुस्तकिल चलते रहे तो हसन जफर आरिफ साहब जो है 2018 में मंजर आम पर आए और खुद उन्होंने आके अल्ताफ हुसैन साहब की जो MQM थी उसको संभालने की कोशिश की, अपनी खिदमात पेश की। और वो खास तौर पर क्या किया करते थे कि MQM के वो लोग जिनको मावराए अदालत कत्ल किया गया या लापता किया गया, हसन जफर आरिफ जो है उनकी फैमिली से मिलते थे, उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखते थे और अक्सर कराची प्रेस क्लब के बाहर उनके हक में मुजाहरे किया करते थे। और अवाम में जो है एक होप जागी थी कि एक बुजुर्ग फिलासफर, प्रोफेसर जो बाकिरदार है, जिसका किरदार साफ सुथरा है और जो हमेशा से हक का साथ देता आया है, तो अवाम जो है वो उनसे रब्ता करने लगे। कारकुनान जो अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत करते थे वो हसन जफर आरिफ की छतरी के नीचे जमा होने लगे, जिसको देखते हुए वो लोग जो नहीं चाहते कि अल्ताफ हुसैन पर से पाबंदी हटे या अल्ताफ हुसैन के नजरियात जो है फरोग पाए, उन्होंने हसन जफर आरिफ साहब को अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार किया गया और कई माह वो गिरफ्तार रहे। उसके बाद जब वो बाहर आए
और उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। बिलखुसूस जो लोग मावराए अदालत कत्ल हुए थे, जिनको लापता किया गया था, उनकी फैमिली से उन्होंने राब्ते बहाल करना शुरू किया और उनके लिए एक तहरीक चलाने की कोशिश की। और अक्सर वो कराची प्रेस क्लब के बाहर उन फैमिलीज को लेके दस्ते शफकत रख के वहाँ जमा होते थे। और जब वो दोबारा से उन्होंने ये एक्टिविटीज संभाली, 13 जनवरी 2018 को हसन जफर आरिफ को इस पादाश में कि वो मजलूमों के लिए सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करके मावराए अदालत कत्ल किया गया। और उनकी लाश को कराची का साहिली इलाका इब्राहिम हैदरी के करीब रेड़ी गोट से तशद्दुद ज़दा उनकी लाश मिली। और हम जो है उस वक्त 7 न्यूज़ में काम करते थे और हम भी दीगर मीडिया चैनल्स की तरह हम भी वहाँ कवरेज के लिए गए थे अपने चैनल के हवाले से। हसन जफर आरिफ से मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई और मैंने हसन जफर आरिफ को इंतहाई सादा, पुरखुलूस, मोहब्बत करने वाला और एक शफीक बाप की तरह इंसान पाया। जब हसन जफर आरिफ उन मजलूमों के लिए आवाज़ उठाने प्रेस क्लब आते थे और हमें पता चलता था तो चैनल की तरफ से मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं जाके उनका इंटरव्यू करूँ, मुजाहिरा कवर करूँ। हर चंद के उन इंटरव्यूज़ को 7 न्यूज़ चैनल पे ऑन एयर नहीं करने दिया गया दीगर चैनल्स की तरह। उस वक्त जो अरबाब इख्तियार थे उन्होंने जो है हसन जफर आरिफ के जो इंटरव्यू मुख्तलिफ हम रिपोर्टर्स लिया करते थे वो चलाने नहीं दिए गए। लेकिन लाहौर में 7 न्यूज़ का हेड ऑफिस था और आज भी अगर लाहौर का हेड ऑफिस से रजू किया जाए तो उनके आर्काइव में यकीनन वो इंटरव्यू पड़े होंगे जो हमने 7 न्यूज़ के लिए हसन जफर आरिफ से लिए थे। हसन जफर आरिफ इंतहाई शफीक और सादा इंसान थे। जब हम उनसे बात करने जाते थे तो उनको ना किसी कुर्सी की ज़रूरत होती थी, ना शामियाने की, ना किसी माइक की। वो जहाँ खड़े होते थे, जैसे खड़े होते थे, हमसे बात करते थे। और अमूमन अक्सर इंटरव्यू हमने जो लिए वो ऐसे फुटपाथ पे बैठ के उनके साथ इंटरव्यू लिए। तो नाज़रीन, हसन जफर आरिफ जो कि शहीद हैं और बुजुर्ग रहनुमा थे। अफसोस इस बात का होता है कि हसन जफर आरिफ के पढ़ाए हुए बेशुमार तालिबे इल्म आज भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या दीगर सियासी जमातें हो। हसन जफर आरिफ से तालीम हासिल करने वाले वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए तालिबे इल्म आज भी मसलहतों का शिकार हैं, अपनी जान बचाने के चक्कर में हैं और वो कभी एक हसन जफर आरिफ के लिए एक लफ्ज़ अदा नहीं करते, एक एहतजाज नहीं करते। अफसोस होता है कि जिस माशरे में उस्ताद की वक़्त ना हो तो वो माशरा आपको पता है तनज़्ज़ुली का ही शिकार रहता है। आज हम आपके साथ मिलकर शहीद हसन जफर आरिफ को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो उन्होंने मरना तो पसंद किया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया, अपने आप को बेचा नहीं जिस तरह से कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए शहीदों के खून का सौदा किया। टॉपिक है हमारा अल्ताफ़ हुसैन के वफा परस्तों को भी इलेक्शन के निशान जो हैं वो अलॉट हो गए हैं। 2 नाम खास तौर पे आ रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन के वफा परस्त बुजुर्ग रहनुमा आफ्ताब बकाई के NA 232 से ताला और PS 91 से ईंट का निशान जो है वो अलॉट हो गया है। और इसी तरह NA 236 से सादिया गौरी को क्वीन का निशान जो है वो अलॉट हुआ है। और शायद निशान जो है वो अलॉट हुए होंगे निसार पंवर साहब को भी और मोहसिन पंवर को, क्योंकि अदालत ने उनके ऊपर लगाए गए तमाम एतराज़ात को कलअदम करार दे के कहा था कि वो आज़ादाना बहैसियत पाकिस्तानी शहरी आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अफसोस कि आज 6 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और निसार पंवर साहब जो है ताहाल अपने बेटे के साथ लापता हैं। और सोशल मीडिया पे जो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले हैं वो तहरीक चला रहे हैं कि निसार पंवर को और मोहसिन पंवर को रिलीज किया जाए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन के वफा परस्त एडवोकेट जौहर आबिद को घर के बाहर से कुछ नामालूम अफराद जो है वो गिरफ्तार करके ले गए थे। उस हवाले से कल सिंध हाई कोर्ट के अंदर जनाब नेमतुल्ला फुलफोटो की अदालत में जौहर आबिद साहब का केस की समाअत थी, जिसमें कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज बराइच और दीगर वकला जो है वो समाअत के दौरान वहाँ कमरे अदालत में मौजूद थे। खासकर जौहर आबिद साहब के जो वकील हैं, वकील सलाहुद्दीन गंडापुरी भी मौजूद थे। और जब समाअत शुरू हुई तो जज नेमतुल्ला साहब ने इस्तफसार किया कि क्या माजरा है, किसको कैसे अगवा किया गया। जौहर आबिद के जो वकील हैं उन्होंने मौजूद अदालत को बताया कि उनके क्लाइंट को किस तरह घर के बाहर से CTD और मुबीना टाउन पुलिस के एहलकार जो हैं, जो कि सादा लिबास में थे और जदीद असले से मुज़य्यन थे, वो उनको बिला जवाज गिरफ्तार करके ले गए हैं और नामालूम मुकाम पे रखा है। इसी दौरान जौहर आबिद साहब जो हैं वो कमरे अदालत में पेश हो जाते हैं और जब जज साहब उनसे पूछते हैं तो वो सारी तफसील कुछ इस तरह से बताते हैं कि मुझे मेरे घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया बिला जवाज
और मुझे नामालूम मुकाम पर ले जाके जोर दिया गया कि तुम आजादाना इलेक्शन नहीं लड़ोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे, लेकिन तुमने जाते ही जो है अपने कागजात नामजदगी वापस लेने हैं। मैं मुताल्लिका इदारे को दरखास्त दे चुका हूं कि मेरे कागजात नामजदगी किसी सूरत भी वापस ना लिए जाएं। मैं हर हाल में तमाम तर नामसाइद हालात को फेस करते हुए मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जद्दोजहद अपनी जारी रखूंगा। जिस पर अदालत ने उनसे पूछा कि आपको कौन और कहां ले गए थे, तो जौहर आबिद साहब ने बताया कि आंखों पे पट्टी बांध के नामालूम मुकाम पर मुझे ले गए थे और मुझे प्रेशराइज यही किया गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और फिर रात की तारीकी में एक जंगल नुमा इलाके के अंदर मुझे छोड़ दिया गया। और पूरा उन्होंने जिस तरह से बताया कि वो किस तरह से अपने घर पहुंचे, घर वालों से किस तरह से उन्होंने रब्ता किया, सब अदालती कार्रवाई आप सुन चुके होंगे। इस मौके पर मुबीना टाउन थाने के अफसरान और CTD के अफसरान यानी के SSP और DSP जो है कमरा अदालत में मौजूद थे। और जज साहब ने जिस वक्त गंडापुरी साहब ने कहा कि हमारे क्लाइंट को इस तरह किया गया और ये कोई अच्छी बात नहीं है, जुल्म है, तो उस पर जज साहब ने ही कहा कि इंसान की जान और इंसान के हुकूक जो है वो सबसे बालातर हैं। बहरहाल फिर जो जौहर आबिद की, क्योंकि बरामद हो चुके थे, जौहर आबिद के जो वकील हैं सलाहुद्दीन गंडापुरी, उन्होंने वो दरखास्त जो है वापस ले ली और कल ये मामला निपटा दिया गया। नाज़रीन, चौथा जो टॉपिक है हमारा कि MQM पाकिस्तान में जूतियों में दाल बट रही है और अहम तरीन जो मेंबरान है, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, कई दफा इलेक्शनों में मुंतखब हुए हैं और पॉलिसीज बनाने में शामिल रहे हैं और अपनी खिदमात पेश करते रहे हैं और मंझे हुए सियासतदान बन गए। इतने ज्यादा वो लोग इलेक्ट हो चुके हैं और काफी कुछ जानते हैं, उनको जो है बिल्कुल यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। तो बात करेंगे महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने जो इंकशाफात किए थे, जो खदशात जाहिर किए थे, वो अब हकीकत का रूप इख्तियार करते जा रहे हैं। आफाक अहमद साहब ने मुतअद्दिद बार कहा था कि ये MQM नहीं है, इस पर PSP का कब्जा है, और वो बातें अब बिल्कुल आम फहम लोग भी वो बातें कर रहे हैं। और बल्कि वो ना सिर्फ आम फहम लोग बातें कर रहे हैं, MQM के अपने जो कारकुनान हैं और जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, जिनको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, वो भी अब ये बात कह रहे हैं कि MQM बहादराबाद को PSP ने हाईजैक कर लिया है। और जिस तरह से वसीम कुरैशी, ख्वाजा सुहेल और मुजम्मिल कुरैशी ने जब PP ज्वाइन की थी तो उन्होंने कहा था कि बहादराबाद MQM जो है वो हाईजैक हो चुकी है। मुस्तफा कमाल साहब की PSP ने उस पर कब्जा जमा लिया है और मुस्तफा कमाल साहब के तमाम जो कारकुनान और ओहदेदारान हैं वो इस वक्त हर बंदा अपनी जात में कायदे तहरीक बना हुआ है। नज़्मो ज़ब्त की कोई पासदारी नहीं है, कोई एक दूसरे का एहतराम नहीं है। जिस तरह से इख्तिलाफात की खबरें हैं शुरू से हम आपको देते चले आ रहे हैं, खबरें बाहर आ रही थी, लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा खुल के मंजर आम पे नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं से फोन आया था, हिदायत थी कि अपने झगड़े आवाम से छुपा के रखो, रिपोर्टर्स से छुपा के रखो, मीडिया से छुपा के रखो। तो बहरहाल वो एक लावा जो अंदर पक रहा था, अब उस लावे का अंजाम ये हुआ है कि MQM बहादराबाद जो है उस पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर ली है PSP के मुस्तफा कमाल ने, अनीस कायम खानी ने। इस तरह से हमने आपको बताया था तकरीबन 3 माह कबल के G8 करके जो खास 8 अफराद हैं, जिनमें राशिद सब्जुवारी थे, कैफिल वरा थे और फुरकान अतैयब थे और बाकी इसी तरह के 3-4 नाम और थे। ये वो लोग हैं जो MQM की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, जिन्होंने MQM के नरम गर्म दौर देखे हैं, जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के साथ टाइम गुजारा था। ये अलग बात है कि 22 अगस्त 2016 के बाद ये लोग भी जो है मसलहतों का शिकार हुए और इन्होंने अल्ताफ हुसैन पे इक्तफा किया, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल नज़्मो ज़ब्त और पूरा पार्टी डिसिप्लिन चलाने वाले, पार्टी का नज़्मो नक्श इन लोगों ने संभाला हुआ था, तो जब मुस्तफा कमाल साहब इस पार्टी में शामिल हुए दोबारा MQM में, तो ये लोग बिल्कुल खुश नहीं थे और ये मजम्मत मुस्तकिल पेश कर रहे थे, जिसकी इत्तलात आती जा रही थी और हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ऊपर से हिदायत थी कि आपसी लड़ाई झगड़े जो है वो मंजर आम पे ना आए, मीडिया पे ना आए और ना कारकुनान तक पहुंचे और ना ही जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन तक ये बातें पहुंचे, लेकिन बातें क्योंकि छुपती नहीं है। जिस तरह से एक दफा मुमारी हो रही थी वसीम आफ्ताब की और मुस्तफा कमाल साहब की, और उसके बाद वसीम आफ्ताब जब जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और जब वो घर चले गए तो उनको कहा गया कि कल से आपको मरकज आने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को साइड पे बिठाया गया, ये बातें चली रही थी, लेकिन एक लावा जो मुस्तकिल पक रहा था, वो उसका अब असल रूप जो है वो खुल के इन इलेक्शनों में सामने आया है कि
जिस तरह से आफाक अहमद साहब ने कहा कि MQM बहादराबाद पर मुस्तफ़ा कमाल का PSP का कब्जा है, तो वो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई। ख्वाजा इजहार जो कि बेहतरीन स्पोक पर्सन थे और असम्बली में जो उनकी तकारीर थी वो एक मंझे हुए सियासतदान की तरह हर चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, सिंध की सियासत को, बिलखसूस शहरी सिंध की सियासत को। ख्वाजा इजहार जैसे बंदे को इन्होंने टिकट नहीं दिया। उसके अलावा जो नामवर लोग हैं, जो वाकई कहा जा सकता है कि MQM के उन्होंने नर्म गर्म दिन देखे हैं, धूप छांव देखी है और MQM के तमाम बहुत सारे मामलात को हमेशा संभाल के चले हैं। हुई और अब्बास जाफरी साहब हुए, कामरान बल्दिया से कामरान अख्तर साहब हुए, मोहम्मद हुसैन साहब जो कई दफ़ा वजीर बल्दियात रहे हैं और हमेशा जो है बहुत भारी वोटों से जीते हैं। है कि MQM की जड़ें मानी जाती हैं, उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया और उनको नज़रअंदाज करने के बाद टिकट नहीं दिए गए। उन्होंने भी काफ़ी जो निजी महफिलों में इससे मजम्मत की है और काफ़ी बयानात दिए हैं, लेकिन क्योंकि हिदायत है कि सामने नहीं आना है, मंजर आम पे नहीं आना है, हमने भी कुछ लोगों से राब्ते करने की कोशिश की कि हमें इंटरव्यू दे दें, तो उन्होंने माजरत कर ली। और आपको पता है हमारी आदत है, हम बिला जवाब जो है जिद नहीं करते और हमने उनसे कहा था कि अगर आप चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने हमें साफ मना कर दिया। नाज़रीन, ये तो बात थी सीनियर तरीन उन अफराद के बारे में कि जिनको टिकट इसी तरह से जो मरकजी तंजीम साजी में मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता सेक्टर्स और यूनिट के कारकुनान हैं बहादराबाद के, वो जो है वो भी अब बहुत ज्यादा बददिल हो गए हैं और बाकायदा इन सब चीजों का खुल के इजहार किया जा रहा है। चंद क्लिप हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें वो कारकुनान जो ओहदेदारान हैं अपने अपने इलाकों के, वो MQM बहादराबाद से इजहार लाताल्लुकी कर रहे हैं, बल्कि वो बिल्कुल लाताल्लुक होके गुमनाम होके बैठने का अदलिया दे रहे हैं। आइए आप पहले ये चंद क्लिप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं वलीद अहमद UC 11 कमेटी मेंबर आज से MQM से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं मोहम्मद दानिश बल्दिया टाउन UC 3 कमेटी मेंबर, आज से मैंने MQM पाकिस्तान छोड़ दी। मैं मोहम्मद ज़ुबैर वल्द अब्दुल जब्बार UC 3 का कारकुन बल्दिया टाउन UC 3 कायम खानी कॉलोनी का कारकुन, मैं आज से MQM से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैंने आज से MQM पाकिस्तान छोड़ दी। नाज़रीन, MQM बहादराबाद के ये चंद नौजवानों के क्लिप्स आपने सुने और अंदाज़ा कर लिया होगा कि किस तरह से लोग दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं और MQM का मुकम्मल तौर पे जो है अब शराजा बिखर चुका है, जबकि अभी इलेक्शन में काफ़ी अरसा बाकी है और आगे आगे देखिए कि क्या होता है। वही असरात हैं कि जिस तरह से एक घर को एक माँ और बाप जो है वो पूरा समेट के रखते हैं, सारे बच्चों को अपनी छतरी के नीचे जमा करके रखते हैं और बच्चे अगर इधर उधर होना भी चाहें तो माँ बाप उनको संभाल लेते हैं। यही हाल MQM का था कि एक मरकज था, एक नाम था जिसे कहते थे अल्ताफ हुसैन, वहां आके सारी बात खत्म हो जाती थी, तमाम तर इख्तिलाफात खत्म हो जाते थे और इस तरह से MQM ने तरक्की देखी, MQM ने आवाम में अपनी जड़ें देखी और जिस तरह हम आपको कई मरतबा कह चुके हैं कि वो MQM जो अपने बाजुओं पे, अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ा करती थी और फ्री में अपने कारकुनान को टिकट दिया करती थी, आज उस MQM का ये हाल है कि वो 35 से 50 लाख लेके टिकट दे रहे हैं। ना सिर्फ टिकट दे रहे हैं बल्कि उनको ये यकीन है कि अवाम उनको बुरी तरह मुस्तरद कर देंगे, अवाम उन्हें पसंद नहीं करते, तो वो कातिल लीग के पास जाके उनके घुटनों में बैठ रहे हैं, उनके चरण छू के जो है इलेक्शन जीतने के लिए उनसे श्योरिटीज ले रहे हैं, उनकी गैर मशरूत हिमायत का उनको यकीन दिला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं वो लोग जो हमें बुरी तरह हरा सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं, जो कागजात नामजदगी हैं उनको चेक कराइए और जिस पे शुबा हो कि इसका ताल्लुक जो है MQM अल्ताफ हुसैन से है तो उनको फौरी तौर पे लापता कर दें, उनके ऊपर बिला जवाज कई मुकदमात जो है वो कर दें। और आपने देखा कि कातिल लीग ने उस पर अमल भी किया। तो नाजरीन, जो घर का सरपरस्त होता है, बाप होता है, वो कितनी ही धूप हो, कितनी ही आंधियां चलें, कितने ही तूफान आए, वो अपने बच्चों को हर चीज से छुपा के और बचा के लेके चलता है। लेकिन अफसोस कि आज MQM का ये हाल हो गया कि वो दर दर भीख मांग रही है अपनी बका के लिए, तो वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने जो सरपरस्त थे, जो कहना चाहिए एक रूहानी बाप का दर्जा रखते थे, उनसे गद्दारी की, उनसे बेवफाई की, उनके माइनस होने पर राजी हुए, तो आज वो खुद भी कहीं के नहीं रहे। और वो लोग जिनको मैं कह रही हूँ कि वो MQM की रीढ़ की हड्डी थे, जो कई बार बहुत बड़ी तादाद में वोट लेके जीते, वजीर रहे, सेनेटर रहे और क्या क्या उन्होंने मराहत ली, उनकी शनाख्त जिनको कोई उनके घर वाले भी मेरे ख्याल से पूरी तरह नहीं जानते थे, आज उन लोगों को जूते की नोक पर रखते हुए उनको
आज उन लोगों को टिकटों से महरूम कर दिया गया। यकीनन वो खुल के इजहार नहीं कर रहे होंगे, लेकिन तन्हाई में या तो अल्लाह उनको देख रहा होगा या वो खुद अपना हाल जानते होंगे कि उन्होंने किससे बेवफाई की और आज किस नहेज पे पहुंच गए कि यानी कि कारमा जो है उनके साथ हो गया, मकाफात अमल उनके साथ हो गया। कायद से वफादारी निभाते और कहते हैं हम अपने MNA और MPA शिप से जो है इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि जिसको आप माइनस कर रहे हैं ये MNA MPA शिप जो है हमें उसी के नाम पे उसी के चाहने वालों ने दी है, तो हम जो है इस्तीफा दे रहे हैं। और यकीनन गवर्नमेंट और रियासत मजबूर होती दोबारा उन सीटों पर इलेक्शन कराने में, और आज जो है अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी है। शायद पाबंदी ना होती, इन तमाम लोगों में एक ही गैरतमंद शख्सियत थे, एक ही आला नसब आला खून थे, वो थे शहीद अली रजा आब्दी। अली रजा आब्दी वाहिद वो मेंबर असम्बली थे कि जिन्होंने जब अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगी तो उन्होंने फौरी तौर पे अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि अली रजा आब्दी की ना कोई शनाख्त है ना पहचान है। अली रजा आब्दी की अगर कोई शनाख्त है पहचान है तो वो अल्ताफ हुसैन है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसकी पादाश में उनको जो है शहीद किया गया, क्योंकि वो कहते थे कि अल्ताफ हुसैन पे से पाबंदी के खिलाफ बहादराबाद टोला हो या PIB टोला हो, मिलके स्ट्रगल करो, जद्दोजहद करो, रियासत से बात करो। लेकिन क्योंकि लोगों ने सपने बहुत देखे थे, सोच रहे थे कि कायदे तहरीक हम बन जाएंगे और हम जो है ऐश करेंगे, आवाम जो है वो हमें कबूल कर लेगी। लेकिन आवाम पाकिस्तान की, आप कुछ भी कर लें, आप उसको मावराए अदालत कत्ल कर दें, आप उनके घरों से कह के लाशें उठा दें, आप उनको लापता कर दें, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहादुर है और वफा परस्त है। कि जिस तरह से हमने भुट्टो साहब को देखा कि आज तक भुट्टो साहब के नाम पे पूरे पाकिस्तान में वोट डलते हैं, फिर हमने बीबी शहीद को देखा कि आज भी लोग बीबी शहीद के नाम पे अपनी जानें देने को तैयार हैं। और इसी तरह बानियाने पाकिस्तान की औलादें जो हैं वो अल्ताफ हुसैन से वफादार हैं, और अगर अल्ताफ हुसैन किसी खंबे को भी खड़ा कर दें, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें उसको वोट देंगी, ना कि उन लोगों को जिन्होंने अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगवाई, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने, जो माइनस अल्ताफ होने पे खुश थे। तो नादरीन, आज का ये व्लॉग जो था वो छोटी छोटी इन खबरों पे मुश्तमिल था। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। आपसे दरखास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियां बांटें, खुशियां समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम को साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।